Hi student, today in this tutorial we are going to see NCERT class 10th chapter 1 chemical reaction and equation. In this tutorial we are going to discuss chemical reaction and equation, what is chemical reaction, what is chemical equation, how chemical reaction are take place, how chemical equation are take place, how to balance a chemical equation, how ionic chemical equation take place. These all important topic we are going to discuss in this tutorial. So please stay with us and do like, share and subscribe my channel. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? अ प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन जो होता है ये एक प्रोसेस होता है इन विच वन और मोर रिएक्टेंट, जिसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं वन और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट में, आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं. रिएक्टेंट पार्ट को केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोडक्ट के फॉर्म में. प्रोडक्ट जो होते हैं एक या एक से ज्यादा होते हैं. इसी होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. A chemical reaction rearrange the constituent item of reactant to create a different product. केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम को वो रीअरेंज करते हैं टू क्रिएट अ डिफरेंट प्रोडक्ट. सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट होते हैं. रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा होते हैं जो कि कन्वर्ट होके एक से ज्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. केमिकल रिएक्शन जो रहता है बेसिकली किस तरीके से होता है? केमिकल रिएक्शन जो रहता है वो रीअरेंज करता है कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम को वो रीअरेंज करता है टू क्रिएट अ डिफरेंट प्रोडक्ट. ओके, डायग्राम के थ्रू समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है. यहाँ पे है CH4 जो कि मीथेन है और 2O2 जो कि ऑक्सीजन है. जब हमारा मीथेन और ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होता है सो वो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2H2O फॉर्म करता है. ठीक है. सो बेसिकली जो ये CH4+2O2 है ये क्या है मेरा? ये रिएक्टेंट पार्ट है. और आफ्टर एरो CO2+2H2O क्या है? ये मेरा प्रोडक्ट पार्ट है. सो हमारा केमिकल रिएक्शन ये कहता है कि हमारा रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन और मोर प्रोडक्ट. एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और उसी प्रोसेस को, उसी होल कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ डू कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है या हो गया है? सो फॉर दैट व्हेन यू डू अ केमिकल रिएक्शन विद सब्सटेंस और एलिमेंट, जब भी आप केमिकल रिएक्शन करें किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट के साथ, ऑब्जर्व द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्ट केयरफुली. सो आप रिएक्टेंट पार्ट को और प्रोडक्ट पार्ट को क्या करो? केयरफुली ऑब्जर्व करो. इफ यू फाइंड एनी चेंजेस विच इज मेंशन बिलो, अगर कोई भी चेंजेस आपको नजर आते हैं विच इज मेंशन बिलो, मींस केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस. सो आप ये समझ लीजिए कि आपका केमिकल रिएक्शन जो जो भी केमिकल रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे थे वो हो गया है. फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट. if there is a change in state it means a chemical reaction is taken place. Basically state means solid, liquid and gas. If you find that there is a change in a state it means a chemical reaction taken place. Second one is change in color. If you find that there is a change in a there is a change in a color it means a chemical reaction has been taken place. Okay. And then third one is evaluation of a gas. If you find that there is a evaluation of a gas, sometime there is a no sometime there is a no changes in a state, sometime there is a no changes in a color. So if you find that there is a evaluation of a gas it means
a chemical reaction has been taken place. Fourth one is change in a temperature. Sometime there is a no change in a state, no change in a color, no evaluation of a gas. So at that time you should go for a change in a temperature. If you see there is a change in a temperature, it means a chemical reaction has been taken place. So this is a 4 step through which you will get how the chemical reaction, basically the chemical reaction has been taken place or not. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन आर इक्वेशन दैट मेक यूज ऑफ केमिकल फार्मूला एंड सिंबल टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. सो हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो एक इक्वेशन होता है दैट मेक यूज ऑफ केमिकल फार्मूला एंड सिंबल, जो कि केमिकल फार्मूला और सिंबल का यूज करता है टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो ऐसे इक्वेशन जो केमिकल फार्मूला एंड सिंबल का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं. सेकंड पॉइंट है द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड द राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट. जो हमारा केमिकल इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमारे केमिकल इक्वेशन में राइट हैंड साइड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. थर्ड स्टेप है दीज एंटिटी आर सेपरेटेड बाय सिंबल. ये जो एंटिटी है, ये एलिमेंट जो है जो कि हमारे केमिकल इक्वेशन में यूज किए जा रहे हैं, इसे हम लोग सेपरेट करते हैं किसके थ्रू, सिंबल के थ्रू. ये कौन कौन से सिंबल होते हैं, बेसिकली ये प्लस होते हैं, एरो होते हैं, एंड दैट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जो कि हमें बताते हैं कि हमारी रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है. फोर्थ है ईच रिएक्टिंग एंटिटी इज आल्सो असाइन इट क्रॉसपॉन्डिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. जो ये ईच ए रिएक्टिंग एंटिटी है ये आल्सो असाइन, इसे हम लोग असाइन करते हैं इट क्रॉसपॉन्डिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ये एक नंबर होते हैं जो कि बिफोर दी आइटम ऐड किए जाते हैं. ठीक है. ये बेसिकली मोस्टली तब यूज करते हैं जब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना रहता है. सो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसे कहते हैं, ये हमारे आइटम से पहले यूज किया जाता है जो कि एक कोफिशिएंट होते हैं, और ये मोस्टली हमारा बैलेंसिंग, इक्वेशन बैलेंसिंग में यूज किया जाता है. ठीक है. द सिंबल यूज टू डिनोट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टिंग एंटिटी इंक्लूड. यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे जब हमारी केमिकल इक्वेशन परफॉर्म करते हैं, सो हमारी जो इंटिटी होती है, हमारी एलिमेंट जो होती हैं, उसकी कुछ फिजिकल स्टेट होती हैं. उसके फिजिकल स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल का यूज करते हैं. सो वो कौन कौन से सिंबल हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए, डिनोट करने के लिए फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट की. ठीक है. तो फर्स्ट वन है सॉलिड. सो फॉर सॉलिड वी यूज एस. Second one है for liquid we use L and for gas we use S. ठीक है. There is also aqueous solution, so for that we use AQ. Okay. The down arrow symbol is written next to the chemical formula of these entity to describe them as as precipitate. जो डाउन सिंबल जो होता है, जो डाउन एरो जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिसिपिटेट को. ये बेसिकली ऐसे ऐसे केमिकल फार्मूला जो प्रिसिपिटेट परफॉर्म करते हैं, सो उनके आगे क्या हम लोग लगाते हैं, डाउन एरो लगाते हैं जो कि प्रिसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है. और प्रिसिपिटेट को क्या होता है, प्रिसिपिटेट जो होता है ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि दैट मर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन, जो कि हमें लिक्विड सोल्यूशन से मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहता है द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड. हमारा ये कहता है कि बेसिकली हमारे इक्वेशन में दो साइड होते हैं, एक रिएक्टेंट साइड होता है, एक प्रोडक्ट साइड होता है. ठीक है. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारा ये कहता है कि जो टोटल मास है एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड, वो क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए. सो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं. बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है. ठीक है.
सो द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट का जो टोटल मास है वो क्या होना चाहिए, टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। सो जो एलिमेंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड उसके टोटल मास से हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम लोग एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज जिंक एंड सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड। सो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब हमारा क्या होंगे, आपस में रिएक्ट होंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन हमें क्या मिलेगा, एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। सो बिफोर द एरो, एरो से पहले जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। एरो के बाद जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, सो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या हमारा रिएक्टेंट है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, सो हमारा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब हमारा ये दोनों केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे सो हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, सो हमें इस इक्वेशन को एग्जामिन करना पड़ेगा और हमें बताना रहेगा कि ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं। सो इसको एग्जामिन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्री टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर थ्री कॉलम क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहला कॉलम जो है वो हमारे एलिमेंट को कंटेन करेगा। सेकंड कॉलम जो है वो नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसमें कितने आइटम प्रेजेंट हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने सेकंड कॉलम लिया हुआ है। ठीक है, और थर्ड कॉलम क्या है, नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम है उसको डिनोट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या लिया, थर्ड कॉलम चूज किया है। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में हम लोग है लिखने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, जिंक। जिंक को हम लोग रिएक्टेंट साइड में देखते हैं कि हमारा जिंक कितना आइटम कंटेन किया है। सो रिएक्टेंट साइड में हमारा जिंक जो है वो 1 किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट में हम लोगों ने क्या लिखा, 1 लिखा। फिर हम लोग जिंक को राइट हैंड साइड में देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में। सो यहाँ पे जिंक जेड एन जो है वो क्या है, 1 है, तो हमारा प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ आइटम जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है, जिंक की। देन आफ्टर दैट हम लोग हाइड्रोजन का देखेंगे। ठीक है, सो और राइट साइड में हमारा जो रहता है क्या रहता है, प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो हम लोग चेक करेंगे वो हाइड्रोजन के लिए चेक करेंगे। सो हाइड्रोजन हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में हम लोग हाइड्रोजन को देखेंगे तो H2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट में क्या है, H2 है। सो नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे भी क्या है, H2 है। सो नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या रिएक्टेंट साइड में देखेंगे। सो रिएक्टेंट साइड में हमारा ऑक्सीजन कितना है, O4 है। ठीक है, सो हमारा नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में हमारा क्या है, ऑक्सीजन कितना है, O4 है। ठीक है, सो नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट में हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल आप क्या करोगे, इन दोनों फर्स्ट सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। अगर इनकी नंबर ऑफ आइटम जो है वो क्या है, सेम होते हैं, तो ये क्या होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। अगर इनके नंबर ऑफ आइटम जो है वो अनबैलेंस्ड है तो क्या होंगे, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ आइटम देखते हैं, इन रिएक्टेंट साइड में क्या है, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में हमारा क्या है, 1 है, ये हमारा सेम है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट के लिए देखते हैं 2, और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा दूसरे एलिमेंट के लिए 2 है, तो ये क्या है, सेम है। थर्ड एलिमेंट के लिए देखते हैं 1, एंड प्रोडक्ट साइड में देखते हैं थर्ड एलिमेंट के लिए 1 है, तो ये भी क्या है, हमारे सेम है। फोर्थ एलिमेंट के लिए हम लोग देखते हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 4 है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं नंबर ऑफ आइटम इन अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो क्या है, 4 है, तो ये क्या है, सेम है।
सो हमारा क्या आ रहा है 1214 आ रहा है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में हमारा क्या आ रहा है 1214 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या है, सेम है, इसलिए ये हमारा इक्वेशन जो है ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं और इसको बैलेंस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है और भी अच्छा हो जाए, ठीक है। सो हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन लिया, Fe+H2O, ठीक है। हम लोगों ने हाइड्रोजन आयरन प्लस वाटर लिया है, H2O लिया है, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है Fe3O4 मिल रहा है प्लस H2O, ठीक है। तो हमारा रिएक्टेंट क्या है, Fe+H2O है, और हमारा प्रोडक्ट क्या है, Fe3O4+H2O है, ठीक है। अगेन मैं बता दूं, एरो से पहले जो रहता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, एरो के बाद जो रहता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो ये हमें इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। सो बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे इजी वे है कि उसका हम लोग क्या कर लें, टेबल क्रिएट कर लें। और टेबल क्रिएट करने से हमें ये फायदा होता है कि हमें एक सेपरेट वे में दोनों को रखने से हमें क्या होता है, क्लियर आइडिया मिलता है कि कौन से रिएक्टेंट साइड के आइटम एलिमेंट में कितने आइटम प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट के कितने आइटम प्रेजेंट है, वो हमें क्लियर आइडिया मिल जाता है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने में पहला कॉलम जो रहेगा वो मेरा एलिमेंट का रहेगा, सेकंड कॉलम जो रहेगा नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट का रहेगा, और थर्ड कॉलम जो रहेगा नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट का रहेगा, ठीक है। ठीक है, सो पहला जो एलिमेंट है वो मेरा Fe है, और सेकंड जो एलिमेंट है हमारा वो क्या है, H है, और थर्ड एलिमेंट क्या है मेरा, O है, ठीक है। सो कंपेयर करने हम लोग क्या, नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट देखते हैं सबसे पहले। सो Fe का सबसे पहले देखते हैं, तो Fe रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, तो Fe हमारा कितना है, 1 है। सो नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट में हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, सो क्या है, Fe3 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट जो है हमारा वो है हाइड्रोजन, ठीक है। सो हाइड्रोजन के लिए देखते हैं रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, सो नंबर H2 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर प्रोडक्ट साइड में जाएंगे, सो H2 का देखेंगे, हाइड्रोजन का देखेंगे, तो इधर भी क्या है हमारा H2 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, H2 लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, O है। सो O का हम लोग रिएक्टेंट साइड में देखते हैं कितने आइटम प्रेजेंट हैं, सो O का हमें कितना मिल रहा है, 1 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट में हमारा क्या है, 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का हम लोग देखते हैं, तो हमारा Fe3O4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा कितना है, O4 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को मैच करेंगे। अगर इनके नंबर ऑफ आइटम जो है सेम है तो वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर नंबर ऑफ आइटम जो है वो सेम नहीं है तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक है। सो हम लोग बैलेंस करते हैं, Fe का पहले देखते हैं, नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट साइड में ये 1 है, और प्रोडक्ट साइड में क्या है, 3 है, तो ये क्या है, दोनों सेम नहीं है, Fe का सेम नहीं है। फिर हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन जो है हमारा रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 आइटम कंटेन करता है। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पे भी 2 आइटम कंटेन करता है, तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए रिएक्टेंट साइड देखते हैं, तो ये कितने कंटेन करता है, 1 आइटम कंटेन करता है। और प्रोडक्ट साइड देखते हैं ऑक्सीजन का, तो हमारा कितने कंटेन करता है, 4 कंटेन करता है। सो बेसिकली हम लोग सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को कंपेयर करने के बाद हमारा क्या मिल रहा है, 1 to 1 मिल रहा है, 3 to 1 मिल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इट इंडिकेट दैट जो हमारा इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। सो हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सो बैलेंस करने का प्रोसेस क्या है, it is often too convenient to start balancing with the compound that contain the maximum number of item.
आपको ऐसे एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा, जो भी आपका इक्वेशन है उस इक्वेशन में ऐसे एलिमेंट को चूज करना पड़ेगा जिसका जो कंटेन करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, सो हमारा इक्वेशन जो है क्या है, Fe प्लस H2O। ठीक है, हमारा ये इक्वेशन है जो कि हमें क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस H2O। सो हमारे प्रोडक्ट साइड में जो है हमारा O जो है वो क्या कर रहा है, 4 ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए हम लोग जो बैलेंसिंग जो है स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ऑक्सीजन से करेंगे। ठीक है, सो हमारा रिएक्टेंट साइड में हमारा देखते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीजन कितना है, सो H2O, O कितना है हमारा 1 है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में हम लोग देखते हैं Fe3O4, तो O हमारा कितना है वहां पे 4 है। ठीक है, सो हमारा O4 होने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, सो हमें बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड के ऑक्सीजन से हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से इंटू करना पड़ेगा। रिएक्टेंट साइड अगर हम लोग 4 को इंटू कर दें ऑक्सीजन में, तो हमारा रिएक्टेंट साइड का जो ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग रिएक्टेंट साइड में 4 से इंटू करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो एलिमेंट है H2O, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू H2O कर देंगे, तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो 4 हो जाएगा, और हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का दोनों आपस में ऑक्सीजन जो है क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया है। कैसे कर लिया हम लोगों ने क्या किया है, रिएक्टेंट साइड में हम लोगों ने 4 से इंटू कर दिया। 4 से इंटू करने की वजह से हमारा जो रिएक्टेंट साइड का जो ऑक्सीजन था, पहले 1 था वो अब क्या हो गया, 4 हो गया, और हमारा प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन पहले से क्या कितना था, 4 था। सो रिएक्टेंट साइड भी 4 हो गया और प्रोडक्ट साइड भी 4 हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड स्टेप में हमारा ऑक्सीजन जो है क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप ये कह रहा है कि Fe and H आइटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। हमारा आयरन और हाइड्रोजन है जो अभी वो बैलेंस्ड नहीं हुए हैं। सो टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, अगर आपको इक्वलाइज करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का, आपको दोनों को इक्वल करना है। सो फॉर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 इन दी आर एच एस साइड। ठीक है, क्यों आर एच एस साइड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट साइड में हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 8 है। 8 क्यों है, क्योंकि हमारा पहले पहले जो हमारा जब इक्वेशन बैलेंस नहीं था, सो हमारा इक्वेशन जब स्टार्टिंग में हमारा इक्वेशन कितना था, H2O हो था। ठीक है, जब लेकिन जब हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस्ड किया, सो हम लोगों ने 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारा इक्वेशन क्या बन गया था, 4H2O हो गया था। ठीक है, सो वो 4 जो था हमारा ऑक्सीजन के लिए जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, वो हमारे हाइड्रोजन पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए हमारा 4H2 जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, 4H2 जो हो जाएगा हमारा, 4 टू द 8, 8 हाइड्रोजन हमारा जो है रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है। और हमारे प्रोडक्ट साइड में हमारा कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओनली 2। सो अगर हम लोग 4 से इंटू कर दें प्रोडक्ट साइड में, तो हमारा हाइड्रोजन जो है कितना हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8। सो हमारे प्रोडक्ट साइड में भी हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, सो रिएक्टेंट साइड में हमारा हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। कैसे, 4H2, 4H2 मीन्स 4 टू ज़ा 8, 8 हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट साइड में है, और हम लोग उन्हें प्रोडक्ट साइड में 4 से इंटू कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, 4H2 वहां पे भी हो गया। ठीक है, तो 4H2, 4 टू ज़ा 8, सो 8 हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट साइड में है, 8 हाइड्रोजन हमारे प्रोडक्ट साइड में है। सो इस तरीके से हमारा जो है हाइड्रोजन भी हमारा थर्ड स्टेप में बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या कहता है, एग्जामिंग दी अबव इक्वेशन एंड पिक अप दी थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। आपको एग्जामिन करना है थर्ड इक्वेशन को, और उसमें चेक करना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट बचे हैं जिनके इक्वेशन जो है अभी जो कि बैलेंस्ड नहीं हुए। सो यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज आयरन। सो हमारा आयरन जो है अभी बाकी है, उसका बैलेंसिंग करना है हमें। ठीक है,
हम लोग सबसे पहले रिएक्टेंट साइड देखते हैं। रिएक्टेंट साइड में हमारा जो Fe जो है वो 1 है, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में हमारा Fe जो है वो क्या है, 3 है, ठीक है। हमें क्या करना है, रिएक्टेंट साइड को Fe को प्रोडक्ट साइड के Fe से क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट साइड के Fe में कितने Fe आइटम है, 3 आए, ठीक है। 3 Fe आइटम है प्रोडक्ट साइड में। अगर हमें रिएक्टेंट साइड में इक्वल करना है तो हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में। अगर हम लोग 3 से इंटू कर देते हैं रिएक्टेंट साइड में, हमारा Fe जो है क्या हो जाएगा, वो 3Fe हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट साइड में 3Fe प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, Fe को 3 से इंटू कर देंगे रिएक्टेंट साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड का Fe प्रोडक्ट साइड के Fe से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आयरन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। एट द एंड आफ्टर दिस 4 स्टेप हमारा रिजल्ट क्या आता है, 3Fe प्लस 4H2O। ये हमारा रिएक्टेंट है। आफ्टर द एरो Fe3O4 प्लस 4H2O, ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या है, 3Fe हमारा रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं Fe3। यहाँ पे भी 3Fe है और यहाँ पे भी 3Fe, मतलब यहाँ पे भी 3 आयरन प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में भी 3 आयरन आइटम प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा इस तरीके से Fe जो है ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। 4H2 4H2 जो है हमारा हाइड्रोजन है जो कि रिएक्टेंट साइड में है, और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो 4H2 हमारा प्रोडक्ट साइड में भी है। इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। देन ऑक्सीजन के लिए देखते हैं हम लोग, रिएक्टेंट साइड में हमारा कितना है, 4O है, ठीक है। 4O है, मतलब 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो O4 है, तो मतलब वहां पे भी प्रोडक्ट साइड में भी हमारा ऑक्सीजन कितना है, 4 है। रिएक्टेंट साइड का ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन से क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया है। इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट इक्वेशन जो हमारा क्या हो गया, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ आइटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर इक्वल। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ आइटम ऑफ एलिमेंट बोथ साइड इक्वल, दिस इक्वेशन इज नोन एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस तरीके के बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनिक केमिकल इक्वेशन। The chemical equation in which electrolytes are represented in the form of dissociated ion are commonly referred to as ionic equation. ऐसे इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ डिसएसोसिएटेड आयन आर कॉमनली रिफर टू एज आयनिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आर कंपाउंड, ये क्या क्या होता है, कंपाउंड होता है विच प्रोड्यूस व्हेन डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन, जो कि प्रोड्यूस होता है जब हम डिसॉल्व करते हैं इन अ सोल्यूशन सच हैज वाटर। इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है वो बेसिकली क्या करता है, कंटेन करता है आयन, कंटेन करता है जो कि कैथोड और एनोड होता है, निगेटिव और पॉजिटिव आयन को वो कंटेन करता है, ठीक है। व्हेन वी डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन, तो जब हम लोग इसे सोल्यूशन में डिसॉल्व कर लेते हैं सच एज वाटर, इसके आयन क्या होते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव आयन जो होते हैं हमारे क्या हो जाते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने डिसॉल्व कर दिया ये सॉल्युबल सब्सटेंस में, ठीक है। तो सॉल्युबल सब्सटेंस में डिसॉल्व करने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन होते हैं कैथोड और एनोड, जो कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, वो क्या होते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसएसोसिएट आयन। एंड इसी होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। They are often used to represent the displacement reaction that take place in aqueous medium. ये बेसिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है। और बेसिकली ये कहाँ पे होते हैं, ये एक्वास मीडियम में होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, इन दिस रिएक्शन सम आयन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड सम डू नॉट। इस रिएक्शन में आयनिक इक्वेशन में जो हमारे क्या रहते हैं, कुछ
आयन जो रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, और कुछ जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। The ion that do not react are called spectral ion। जो आयन जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल आयन बोलते हैं। एंड आर यूजली ओमिटेड फ्रॉम द नेट आयनिक इक्वेशन, और उसे हम लोग यूजली क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं इन नेट आयनिक इक्वेशन में। ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ आयनिक केमिकल इक्वेशन इज प्रोवाइडेड बिलो। सो पहला जो है हमारा केमिकल इक्वेशन है, और दूसरा क्या है, आयनिक इक्वेशन है। जो पहला हमारा जो है एक केमिकल इक्वेशन वो सिंपल केमिकल इक्वेशन है, जिसमें CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2AgNO3, सो सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है। सो हमारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2AgNO3 ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट पार्ट है। और आफ्टर द एरो CaNO3 2 प्लस 2AgCl जो है ये क्या मेरा प्रोडक्ट पार्ट है। सो इसको हम लोग क्या है, ये हमारा नॉर्मल केमिकल इक्वेशन है। ठीक है। इसको आयनिक फॉर्म में देखते हैं। सो हमारा क्या होता है, Ca2 प्लस हमारा कैल्शियम का क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव आयन कंटेन करता है, प्लस 2Cl जो रहेगा, ये हमारा Cl जो रहेगा वो निगेटिव चार्ज कंटेन करता है। ठीक है। तो ये आयनिक इक्वेशन में हमारा क्या होता है, जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन कंटेन करते हैं जो भी आइटम, जो एलिमेंट, वो क्या होते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं। इसलिए हमारा Ca2 प्लस लिखा है हम लोगों ने, और 2Cl लिखा है। ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, इसलिए इस वजह से ये क्या होते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं आयनिक इक्वेशन के केस में। ठीक है। प्लस 2Ag, जो हमारा सिल्वर जो है वो 2Ag कंटेन कर रहा है, प्लस 2NO3, और हमारा जो NO3 जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, 2NO3 कंटेन कर रहा है। 2NO3 क्या निगेटिव आयन कंटेन कर रहा है, और 2Ag जो है वो मेरा पॉजिटिव आयन कंटेन कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने 2Ag के सामने क्या लिखा है, प्लस लिखा है, विच इंडिकेट दैट ये जो है पॉजिटिव आयन कंटेन कर रहा है। ठीक है। और 2NO3 के सामने हम लोगों ने माइनस लिखा है कि रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये जो है ये निगेटिव चार्ज कंटेन करता है। और बेसिकली हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, डिसएसोसिएशन ऑफ आयन देख रहे हैं, और ये आयनिक इक्वेशन है, इसलिए हमारा जो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो हमारा क्या फॉर्म मिलता है, Ca2 प्लस हमारा कैल्शियम जो है वो हमारा क्या आ रहा है, 2 प्लस में आ रहा है। ठीक है। और 2NO3 जो है हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। सो हमें प्रोडक्ट साइड में हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, नाइट्रेट मिल रहा है। दो चीज मिल रहा है। ठीक है। प्लस 2AgCl मिल रहा है। ठीक है। 2AgCl हमारा क्या है, प्रिसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा ये डाउन सिंबल जो एरो है वो यहाँ पे रिटर्न है। ठीक है। सो ये है हमारा आयनिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस होता है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग आयनिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आयनिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, हम लोग जो पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं एलिमेंट उसको सेपरेट लिखते हैं, और पॉजिटिव आयन जो निगेटिव आयन जो कंटेन करते हैं उसे हम लोग सेपरेट लिखते हैं। और एट द प्रोडक्ट साइड जब हमारे ये जो एलिमेंट होते हैं, रिएक्टेंट साइड जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं आपस में, तो हमें क्या मिलते हैं, सेपरेट पॉजिटिव आयन मिलते हैं एंड सेपरेट निगेटिव आयन मिलते हैं। अगर उस सॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर अगर हमारा प्रिसिपिटेट प्रेजेंट रहेगा तो वो हमें प्रिसिपिटेट भी अलग से मिलेंगे। ठीक है। पॉइंट है कंपेयरिंग द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक इक्वेशन एंड द केमिकल इक्वेशन। कंपेयर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन को और आयनिक इक्वेशन को। ठीक है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड। ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट Ca2 प्लस, जो Ca2 प्लस है मेरा जो कैल्शियम आयन है, एंड दी NO3 जो कि नाइट्रेट आयन है, आर प्रेजेंट ऑन दी बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सो हमारा जो कैल्शियम 2 प्लस है और 2NO3, जो NO3 है ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट साइड भी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड भी प्रेजेंट है। सो दीज आयन आर रिफर टू एज अ स्पेक्ट्रल आयन। सो इस आयन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल आयन कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल आयन बोलते हैं। ठीक है।